नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या। ये रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। सीतापुर में जेल में बंद आजम खान से मिलने पहुंचा बड़ा बेटा। आजम खान से मिलने पहुंचा आदिब खान। जिला अध्यक्ष छात्रसाल सिंह यादव भी रहे मौजूद। फिल्म अभिनेता राजकुमार राव नेशनल आइकॉन बने। ईसी ने राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन बनाया। कल रंग भवन ऑडिटोरियम में आकाशवाणी में कार्यक्रम होगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बेसिक शिक्षा परिषद में परिवर्तन हुए सीएम। राष्ट्र के मुद्दों को अपना मुद्दा समझे। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आजम खान से मिलेंगे। सीतापुर जेल में बंद है पूर्व मंत्री आजम खान। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से सीतापुर जाएगी टीम। लखनऊ में पैरा एशियन गेम के सेमीफाइनल में पहुंचे सुहास एलवाई। हांगजोई चाइना में सुहाग से लगातार 5 मैच जीते यूपी के खेल सचिव पद पर रहे सुहाग। वही खबर राजस्थान से बता रहे हैं। कांग्रेस की 2 लिस्ट में 76 उम्मीदवारों की घोषणा के बाद पार्टी के बड़े नेताओं के राजस्थान में सभाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। एक सप्ताह के भीतर प्रियंका गांधी की दूसरी सभा होने जा रही है। सभा को लेकर सियासी चर्चाओं का दौर भी शुरू हो चुका है, क्योंकि प्रियंका की लगातार दूसरी सभा पायलट समर्थक नेता के क्षेत्र में हो रही है। इसे कांग्रेस की अरुंधति राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं जनसभा में प्रियंका गांधी कर्नाटक की तर्ज पर गृह लक्ष्मी गारंटी योजना की घोषणा कर सकती है। इस योजना में परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपए देने का ऐलान किया जा सकता है। इससे पूर्व जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस सभा में कई बड़ी घोषणाएं होने वाली है। प्रियंका कांग्रेस की दिग्गज नेता रहे और शीशराम ओला की प्रतिमा का भी अनावरण किया जाएगा। बता दें कि लगातार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी घोषणाओं पर घोषणा कर रहे हैं। प्रदेशों में लगातार घोषणाओं का दौर जारी है। कांग्रेस कई आरोप जो है भाजपा पर लगाती है कि भाजपा घोषणा करती है लेकिन घोषणाओं को पूरा नहीं करती। वहीं बात करें अब कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी लगातार प्रदेशों में जो है घोषणाओं का दौर चला रही है, लेकिन किन प्रदेशों में किस योजना का लाभ किसको मिला है यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब फिर से राजस्थान में जो है एक बड़ी सौगात महिलाओं को प्रियंका गांधी देने वाली है। 10,000 रुपए देने का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन इस पर भी सियासत गरमाई हुई है। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। जय जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। ये जो कांग्रेस है लगातार घोषणाएं कर रही है और कांग्रेस का आरोप ये होता है कि भाजपा घोषणा करने के बाद पूरा नहीं करती है, लेकिन कांग्रेस में अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी प्रदेशों में घोषणा तो कर रही है लेकिन पूरा नहीं कर रही। इसी तर्ज पर आज प्रियंका गांधी जो है राजस्थान को महिलाओं को सालाना 10,000 रुपए देने की भी घोषणा करने वाली, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है रेवड़िया बांटने वाले मुद्दे को। जी। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप पार्टी हो या चाहे कोई भी पार्टी, अब वो नहीं कर पाएगी जिस प्रकार से जो है घोषणाएं करके फिर चुनाव निकालने के बाद अमल नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पास कुछ नहीं है, तो जीतने की संभावनाएं कम है, वो इस टाइप के घोषणा करके चुनाव जीतना चाहते हैं। तो इसी तारतम्य में कांग्रेस जैसे कर्नाटक में जीती है, जीतने के बाद उनके डिप्टी सीएम ने मना कर दिया कि हमारे पास किसी प्रकार का कोई बजट नहीं है, हम अभी कैसे इस चीज की पूर्ति कर सकते हैं। तो यही देखने के बाद क्या होता है कि आगे 5 साल पड़ा हुआ है। सारे नेता ये सोचते हैं कि अभी तो चाहे जनता को मूर्ख बनाओ, बाद में देखा जाएगा, सरकार बना लो फिर देखा जाएगा। 5 साल बाद फिर कोई नया सपने दिखा देते हैं। तो मुझे पब्लिक को समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई पार्टी हो, वो इस टाइप के प्रलोभन देके वोट ले लेगी अगर जनता में जागरूकता नहीं आए तो ये प्रियंका गांधी ने देखिए 10,000 रुपये के जो है इन्होंने सम्मान राशि देने की बात की है। जी। कहाँ से देंगे? पिछले बार देखिए, पिछले बार कर्ज माफी की बात की थी, बहुत घोषणाएं हुई थी, लेकिन कहाँ कुछ कर पाए हैं। देखने को ये मिलता है कि घोषणा करने के बाद वोट ले लेते हैं, उसके बाद उस तरफ नहीं जाते। मैं आपको पिछले बार के मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ
कि मध्य प्रदेश में कृषि कर्जा माफी की घोषणा करी थी राहुल गांधी, और इस बार मुझे लगता है कि किसानों के सामने वो किस मुंह से आएंगे, क्या बोलेंगे, फिर कोई घोषणा करेंगे तो फिर पब्लिक जो है ये उनको उल्टा जवाब दे देगी। इसी कारण से इस बार राहुल गांधी की बजाय प्रियंका गांधी मैदान में आ रही है। जी तो जी। लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहते हैं, फिर एक बार मूर्ख बनाना चाहते हैं। राजस्थान में यदि ये घोषणा करते हैं कि 10,000 रुपया हर महिला को सम्मान राशि दिया जाएंगे, तो इसके मतलब फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कर रहे? मध्य प्रदेश में आपने 1500 तक सीमित क्यों रख रहे हैं? तो आप इस प्रकार के घोषणाएं करके गुमराह नहीं कर सकते हो। कहाँ से लाओगे पैसे? आपने कर्नाटक में जिस घोषणाओं को करके जो वोट लिए, सरकार बना ली आपने, लेकिन वहां पर अभी तक अमल में क्यों नहीं लेके आए हो? तो ये सारी चीजें जनता के सामने हैं। और अब जो है सोशल मीडिया बहुत फास्ट है, हर के मुट्ठी में मीडिया है। तो यदि सब कुछ लोगों के सामने, आज आप क्या बोल रहे हो, कल क्या कर रहे हो, ये सब कुछ सामने है। तो इसी कारण से मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी की ये जो घोषणा है ये बिल्कुल खोखली है और इसमें कोई दम प्राण नहीं है। वो केवल और केवल वोट लेना चाहती है, और पिछले बार भाई ने लिया, इस बार बहन लेना चाहती है। तो मुझे लगता है कि आम जनता को सोचना पड़ेगा कि उनके हित में कौन है, कौन जो घोषणाएं करके जो है वोट लेके फिर मुंह दिखाने नहीं आएंगे, और कौन अपने हितैषी है, ये देखने के लिए बहुत मंथन करना पड़ेगा। उसके बाद ही जनता वोट दे, और तभी जाके एक अच्छा नेता का चयन हो पाएगा। तभी जनता जो है अपने आप को खुश रख पाएगी कि नहीं, कम से कम जो है जो बेहतर काम कर रहे हैं उसी को हमने वोट दिया है। जो इस प्रकार की घोषणा करके वोट ले जाते हैं और बाद में मुंह दिखाने नहीं आते हैं, उनके लिए जनता निश्चित रूप से ठगा सा महसूस करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव है, ये खोखली जो बकवास घोषणाएं हो रही है अभी, इसमें जनता को बहुत सावधानी पूर्वक इसमें ध्यान देना है, क्योंकि उनको बहकावे में नहीं आना, और जो बहका रहे हैं उनसे दूरी बनाना है, उनसे बचना है। नहीं तो चुनाव के बाद आप जाके पछताओगे। इसी कारण से जो है घोषणाओं को बहुत बारीकी से अध्ययन करें कि कौन सी घोषणा सरकार अमल कर सकती है, कौन सी घोषणाएं जो है अमल में नहीं ला सकती है, कोई बकवास कर रहे हैं, ये समझ के ही वोट दे। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया जय जी। बता दें कि प्रियंका गांधी राजस्थान में जनसभा करने जा रही, जिसमें एक बड़ी घोषणा भी करेगी। आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बता दें कि रविदास वाल्मीकि आश्रम के बाबा पर दबंग लगातार अत्याचार कर रहे हैं। कुछ साल पहले आश्रम को दबंगों ने आग लगाकर बाबा को जिंदा जलाने की भी कोशिश की थी। बाबा ने आश्रम से निकलकर जान बचाई थी। उसके बाद बाबा सुरेनानंद दबंगों के खिलाफ थाना इकदिल में कार्रवाई की गई थी, लेकिन दबंगों पर कार्रवाई न कर मामले को शांत करा दिया गया, जिसके बाद दबंग आश्रम को नष्ट कर जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। इस भूमि पर कई विधायकों ने मूर्तियों की स्थापना कराई थी, जो आज भी लोग पूजा पाठ करते हैं। कई बार आश्रम में रखा सामान चोरी कर ले गए। हाल ही में दबंगों ने आश्रम में जाकर जान से मारने की धमकी दी और बाबा को आश्रम छोड़कर भागने की भी धमकी दी गई। आए दिन बाबा के साथ दबंग कभी कभी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। बाबा सुरेशानंद न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं। समस्या ये है कि ये आश्रम लगभग 24-25 साल पुराना है। यहाँ हम लोग देख रेख करते, पेड़ पौधा लगाए काफ़ी, लेकिन यहाँ खेत वाले लोग इस जगह को हड़पना चाहते हैं। इस बारे में उनने आज के 10-12 साल पहले एक बार आग भी यहाँ लगवा दी, कई बार आश्रम में आग लगवा दी, लोगों की मारपीट भी की, हमको भी जान से मारने की कोशिश की गई उसकी, और जिंदा जलाने की कोशिश की। और क्या, अगर हम भाज ना निकलें और यहाँ कार्यकर्ता ना हो तो मारे जाएं ठौर। उसकी हमने शासन प्रशासन को कई कंप्लेंटें भेजी, रजिस्ट्री भी करी, उसका एक बार निपटारा भी हुआ। थाने में एसओ साहब ने कराया था कि इनका जो सामान जल गया है बाबा का, वो हरजाना दे दें आप और इनको कभी टच ना करें। उस पर फिर जब विपक्षी पार्टी फिर दोबारा गई नहीं, ना इन्होंने कुछ दिया दिवाया। अब ये पुनः फिर से लगे हुए हैं, रात दिन 8-10 दिन आ जाते हैं किसी का कर्मचारी को लेकर के, कहीं किसी अराजक तत्वों को लेकर के कि बाबा चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ, और नहीं जो है इसी में पेड़ पौधे मूर्तियों से दफन कर देंगे।
दीपावली का त्यौहार आने वाला है और बाजारों में पटाखे की दुकानें भी लगना शुरू हो चुकी है। बाजार से हटकर दुकानों को लगाने के लिए स्थान को चिन्हित तहसील प्रशासन के द्वारा किया गया, लेकिन विकास नगर के व्यापारियों में इसको लेकर नाराजगी भी है। उनका कहना है कि बाजार में ही बम फटाके दुकान लगे। इसी संबंध में आज कुछ व्यापारियों ने उप जिलाधिकारी के साथ बैठक की और उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। एसडीएम साहब से जो मिलने आए हैं वो इस विषय में मिलने आए हैं जो व्यापार मंडल द्वारा 1100 व्यापारियों पर फैसला थोपा जा रहा है कि पटाखों के लिए शहर से बाहर जगह चिन्हित की गई है। इस बारे में हमने एसडीएम साहब से बात की है और इस बारे में एसडीएम साहब का साफ साफ कहना है कि हमारी तरफ से इस तरह की कोई बातचीत नहीं है। व्यापार मंडल ने पहल की है और इसमें दोबारा से उन्होंने एक मीटिंग बुलाने का फैसला लिया है। जल्द एक मीटिंग बुला के उसमें डिसीजन लिया जाएगा। अच्छा, जो पटाखे बेचते हैं उन दुकानदारों ने अपनी समस्या रखी कि हमारे लिए मजबूरी है कि हम बाजार से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि घर में एक एक दो जने हैं। हम दुकान में एक अंदर रहता है, एक पटाखों की दुकान में वो करता। इस बात को लेके हम एसडीएम साहब से मिलने आए। एसडीएम साहब से अपनी बात रखी और उनसे एक निवेदन करा हमने कि पटाखों की दुकान बाजार में ही लगे। अभी कुछ व्यापारीगण यहाँ पे आए थे, इनके द्वारा कहा गया है कि जो बाजार से बाहर पटाखा बाजार शिफ्ट करने का जो प्लान बनाया जा रहा है उनसे उनको आपत्ति है और उनके व्यापार पे असर पड़ रहा है। इस बात को लेकर उनके द्वारा अपनी बात रखी। खबर बेगमगंज के सुल्तानगंज से है, जहां रात्रि करीब 7:30 बजे सुल्तानगंज से सिलवानी सड़क पर लोडिंग पिकअप के पीछे से बाइक टकराने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर सुल्तानगंज पुलिस 100 डायल से घायलों को अस्पताल में उठाकर लाई और जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को सागर रेफर किया गया। बता दें कि पिकअप वाहन सिलवानी से सुल्तानगंज की ओर जा रहा था, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शॉर्ट सर्किट होने से एक स्कूल वैन में आग लग गई। वैन के ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि गाडरवाड़ा के बहरा स्थित संस्कार वाले स्कूल संचालक संजय कुशवाहा की वैन है। आग लगते समय गाड़ी में चालक के अलावा कोई नहीं था। आपको बता दें कि चालक अपने निजी कार्य से साली चौका गया था। देर रात लौटते वक्त यह हादसा हुआ। केसरगंज की तरफ से जा रही ट्रैक्टर ट्राली व बहराइच की तरफ से आ रही छोटा हाथी पिकअप के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। बता दें कि 7 को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। एक का इलाज सीएससी फरुखपुर में चल रहा है, जहां पर सूचना पाते ही घटनास्थल पर थाना अध्यक्ष फकरपुर अनुज त्रिपाठी एसआई पहुंचे और आनन फानन में घायलों को सीएससी फकरपुर पहुंचाया गया। जवारा जुलूस के दौरान 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। खूनी संघर्ष में महिलाएं सहित 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि खूनी संघर्ष के चलते इलाके में भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। 4 की हालत गंभीर होने के चलते मेडिकल कॉलेज कानपुर रेफर किया गया। ज्वारा जुलूस के दौरान महिलाओं पर पटाखे छुड़ाने को लेकर भी विवाद हुआ था। खूनी संघर्ष में महिलाएं बुजुर्ग भी घायल हुए। पुलिस घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जवारा निकल रहे थे, देवी जी का आज विसर्जन था, तो जब गांव में जवारा घूमे तो ये खंगार के आदमी हैं, खंगार जात के, तो इनके लड़कों ने लड़कियों के बीच में पटाखा छोड़ा। तो हमने मना किया। मना करने पर एक बार मना कर दिया, फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर फिर दूसरी जगह लड़कियों के बीच में लड़कियां डांस कर रही थी, डीजे चल रहा था। तो फिर जब इन्होंने पटाखा छोड़ा तो हमारे लड़के ने एक ने पकड़ करके एक तरफ किया, एक तमाचा मार दिया था। एक तमाचा मारने पर ये लोग अपने घर चले गए। जब इनके मोहल्ले में लोग बाग पहुंचे जवारा लेकर के, तो खप्पर लिए थे ये लोग, लाठी लिए तैनात बैठे थे 8-10 लोग। इन्होंने लाठीचार्ज किया, जैसे पहुंचते गए वैसे मारते गए।
ताजा मामला सीतापुर के भिकनापुर गांव का है, जहां पर गांव के गन्ने के खेत में युवक का शव संदिग्ध परिस्थिति में बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक करीब 3 बजे से युवक लापता था। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन की गई, परंतु कोई भी सुराग नहीं मिला। वहीं गन्ने के खेत से शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्र अधिकारी, थाना अध्यक्ष सहित भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंची, जो मामले की जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। वहीं परिजनों के मुताबिक युवक की हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंकने की बात कही जा रही है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी। हत्या कुछ नहीं साहब। हाँ। इका भैया हमारे बुलाए के यहाँ आवा है। इका मार डरा गवा है। अच्छा अच्छा। हाँ, मार डरा गवा है। अच्छा, किसी पर शक है आपको? किसी पर शक है आपको? सकनाई है हमारे भैया का, हमारे बाप आदमी लगा रहे दुकान। अब भैया दुकान लगाया हुआ, अब लगाया के दुकान, अब फिर नहीं गवा, फिर भैया का फोन धरा दिन गवा, भैया को बुलावा गवा है। आज लगभग 10 बजे थाना नामिस पे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़का है जो भिकनापुर गांव का है, संदीप नाम, उसकी लगभग 19 साल है। उसकी डेड बॉडी गन्ने के खेत में पड़ी हुई है। मौके पर हमारे SHO क्षेत्राधिकारी, मैं स्वयं, पूरी पुलिस टीम लेकर लोग यहाँ पे आए थे और अभी आपने देखा हमारी फॉरेंसिक टीम भी मौके पे ही है। यहाँ पे जानकारी है कि लड़का एक बहुत ही गरीब लोग हैं, एक मेले में बर्तन की दुकान लगाए हुए थे। कल अपने घर पे चारा पानी करने के लिए भैंसों का आया हुआ था और वहीं से ये चारा पानी करके बाहर निकल रहा था। फिर इसके बाद दुकान पे नहीं पहुंचा और गांव के ही बगल में जो खेत है गन्ने का, इस बबुल का पेड़ लगा हुआ है, ये उसके नीचे इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। प्रथम दृष्टया इसके गले में जो गमछा लपेटा था वो इसके गले में कसा हुआ है और फॉरेंसिक टीम हमारी आके जांच कर ली है। डेड बॉडी को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, लेकिन किसी का नाम नहीं बता पा रहे हैं। हम लोग पहले डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करवाएंगे। पोस्टमार्टम में एक्चुअली जो बात निकल के आती है उसी हिसाब से हम लोग इस घटना का मोटिव निकाल के वर्कआउट करने का प्रयास करते हैं। फर्रुखाबाद पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की डबल डेकर बसों पर कड़ी नजर है। डबल डेकर बसों के फुटकर सवारी ले जाने से प्रतिदिन रोडवेज को लाखों रुपए के नुकसान हो रहा है। परिवहन मंत्री बोले, जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नजीर पेश करने वाले कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने आगे कहा कि हाल ही में इटावा, फिरोजाबाद के RTO लापरवाही करने पर सस्पेंड किए गए थे। परिवहन मंत्री ने बंद कमरे में जिले संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। नहीं होता है, हम लोग क्रॉस चेकिंग कराते हैं, दूसरे जनपद के लोगों को दूसरे जनपदों में भेजते हैं और इस तरह का कई बात पाई जाएगी तो बहुत लोगों पर कार्रवाई भी होती है। आप जानते हैं कि दर्जनों लोग जो है सस्पेंड हैं, हर समय कार्रवाई होती रहती है। अभी फिरोजाबाद के RTO पर कार्रवाई हुई, आपके बगल में इटावा के RTO को सस्पेंड किया गया। तो समय समय पर कार्रवाई भी होती है और चेकिंग भी होती है, क्रॉस चेकिंग करवाते रहते हैं हम। यदि आपने संज्ञान में दिए हैं फिर इसकी चेकिंग कराएंगे। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व दशहरा उत्सव पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जगह जगह दशानन रावण के पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन मंदसौर जिले में रावण का पुतला जलाया नहीं जाता, बल्कि उसका प्रतीकता में रूप से विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। यहाँ के लोग रावण को अपना जमाई मानते हैं। नामदेव छिपा समाज लंका नरेश रावण की पत्नी मंदोदरी को अपनी बहन बेटी मानता है। इसी कारण रावण को यहाँ पर जमाई का दर्जा दिया जाता है। मंदसौर में क्योंकि मंदसौर यानी मंदोदरी, मंदोदरी यानी मंदसौर, अब मंदसौर है तो फिर रावण का ससुराल है। हम इस वक्त रावण के ससुराल में ही मौजूद हैं और रावण का ससुराल यानी मंदोदरी का मायका। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि नामदेव समाज की जो महिलाएं हैं, चूँकि रावण दामाद है तो फिर दामाद का जो रिवाज ऐसा है, मालवा क्षेत्र है, घूंघट प्रथा भी है। घूंघट प्रथा थी, लेकिन वर्तमान में भी जब रावण के सामने से महिलाएं निकलती है तो घूंघट डाल कर निकलती है। क्यों? क्योंकि दामाद का सम्मान किया जाता है। मालवा है तो फिर दाल और बाटी है, तो आप देखेंगे कि रावण के चरणों में बाटी चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दाल बाटी का ही भोजन, अगर मेहमान आते हैं तो दाल बाटी सबसे ज़्यादा प्रिय भोजन होता है। दाल बाटी के साथ में यहाँ पर भजिए हैं, पूड़ी है, और प्रसाद के रूप में यहाँ पर चने हैं, मिश्री है, सब कुछ है जो भगवान को अर्पण किया जाता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। आज हमने यहाँ पर नामदेव समाज ढोल धमाके के साथ आया है
लंकेश महाराज, दशानंद महाराज की हमने यहाँ पर पूजा अर्चना की है। और पूजा अर्चना इस मत को लेकर की जाती है कि मंदसौर शहर की सुख समृद्धि को लेकर हम पूजा अर्चना करते हैं। मंदसौर शहर में और राष्ट्र में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, इस बात को लेकर पूजा अर्चना करते हैं। विशेष रूप से ऐसी किंवदंती रही है कि मंदोदरी को मंदसौर की बेटी कहा जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कि रावण महाराज मंदसौर के जमाई है, उसी दर्जे को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर रावण महाराज की पूजा अर्चना करते हैं। नामदेव समाज द्वारा आयोजित प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दशहरा उत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। अभी रावण महाराज को लच्छा बांध के पूजा अर्चना की गई है और शाम को 5 बजे गोधूली वेला में राम रथ के साथ सेना आएगी और 7:15 बजे रावण का वध किया जाएगा। जहां पूरे देश में नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, तो वहीं इटारसी के बंगाली कॉलोनी में भी बंगाली समाज द्वारा मूर्ति की स्थापना की गई। बता दें कि आज विजयदशमी के उपलक्ष्य पर सिंदूर खेला का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई और एक दूसरे को सिंदूर लगाकर खुशियां बांटी। साथ ही वहां समिति के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने बताया करीब 50 से 60 साल से यहां पर विशेष दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है और हर साल 10वीं के दिन ही सिंदूर खेला का विशेष आयोजन होता है। साथ ही 5 दिन तक आरती की जाती है और यहाँ बच्चों के द्वारा प्रस्तुति भी दी जाती है। तो आइए जानते हैं यहाँ पर किस तरीके का आयोजन होता है। हमारे देश न्यूज की टीम वहां पहुंची और महिलाओं और कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की। कि आज पूरे देश में नवरात्रि का पर्व चल रहा है, उसी बीच हम इटारसी में मौजूद है। यहाँ पर बंगाली द्वारा स्थित दुर्गा जी की भव्य मूर्ति, यहाँ आज सिंदूर खेला का प्रोग्राम चल रहा है विजयदशमी के पर्व पे। आइए इसकी अधिकतर जानकारी लेने के लिए हम यहाँ के अध्यक्ष से बात करते हैं, किस तरीके से यहाँ किया जाता है प्रोग्राम और क्या कुछ प्रोग्राम होता है, आइए जानते हैं। जैसे कि यहाँ कितने दिनों से ये मूर्ति स्थापित है? हमारे ये बंगाली समाज में षष्ठी के दिन से मूर्ति की स्थापना होती है। षष्ठी के दिन प्रतिमा स्थापना हुआ था, जिसका आज दशमी का दिन है। आज सिंदूर उत्सव चल रहा है, महिलाएं सिंदूर लगा रही हैं। ये अंतिम कार्यक्रम है दशहरा उत्सव का। और यहाँ मतलब जो प्रोग्राम होते हैं, ये प्रोग्राम की प्लानिंग पहले से होती है या मूर्ति स्थापित होने के बाद? नहीं, ये तो सब पूरा पहले से ही हमारा प्रोग्राम बना हुआ रहता है। किस दिन क्या होना है, गरबा कब होना है, आरती तो प्रतिदिन ही होती है। संध्या समय से आरती प्रारंभ हो जाती है। बाकी रोज गरबा भी होता रहा, आरती भी होती रही। अब कार्यक्रम कल पारितोषिक वितरण भी हुआ इस कार्यक्रम का। मेरा नाम डॉक्टर राहुल राय है। मैं इस बंगाली समाज में इस समिति बंगाली समाज की समिति का एक कार्यकर्ता हूँ और मैं यहाँ पर हमेशा एक बहुत खुशी से आता हूँ। यहाँ पर सभी लोग से मिलता हूँ। हम सभी यहाँ पर बहुत उत्साह से नवरात्रि मनाते हैं और बहुत खुशी मिलती है हमें। इन 4 दिनों में हम बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो आयोजन होता है उसका बहुत आनंद लेते हैं और बहुत मज़ा आता है। तो खर्चे के मामले में जो मूर्ति आप अभी देख रहे हैं, ये 35 से 40 हज़ार रुपये की लागत से बनती है। वैसे अगर बाहर से अगर अपन लेके आते हैं तो उसमें और ज़्यादा खर्च लगता है, करीब 50-55 हज़ार करीब खर्च लगता है। ठीक है। दुर्गा पूजा हम बंगालियों का सबसे मेन त्यौहार होता है। इसमें हम पूरे साल भर इस त्यौहार का इंतज़ार करते हैं। महिलाएं छठ से लेकर दशमी तक ये त्यौहार बहुत अच्छे से मनाती है। इसमें सिंदूर खेला भी होता है जो दशमी के दिन मनाया जाता है। इसके अलावा धुनुची नाच जो हमारा ट्रेडिशनल डांस है, इसके द्वारा हम बच्चों को भी ये सिखाते हैं कि हमारी संस्कृति को किस तरह से हम बचा के रख सकते हैं। और बंगालियों का ये सबसे मेन त्यौहार है। इसमें हम एक दूसरे को आमंत्रित करते हैं कि हमारे यहाँ आइए और हमारे त्यौहार को देखिए और साथ में सारी महिलाएं एकत्रित होकर सब पूरे प्रोग्राम में यहाँ पार्टिसिपेट करती हैं। मैं दशहरा की सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगी और यहाँ पर बंगाली कॉलोनी में दशहरा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। चूँकि मैं तो बंगाली नहीं हूँ, लेकिन मुझे यहाँ का जो कस्टम है बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पर सब सुहागन महिलाएं जो हैं सुहाग की चीज़ें चढ़ाती हैं। उसके पीछे उद्देश्य ये है कि अगर मान लीजिए कि आपने 1 मुट्ठी अनाज खेत में डाला तो 2 क्विंटल अनाज पैदा होता है। उसी तरह से माँ देवी को यदि हम थोड़ा थोड़ा श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएंगे तो माँ हमारे सुहाग को और अचल और अजर और अमर रखेंगे। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।